नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। सोने को लेकर के पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। यही सोना है जिसको लेकर के जबरदस्त लड़ाई भी छिड़ी हुई है। यही सोना है जिसको ध्यान में रख करके दुनिया ने रसिया को रसिया की बाह मरोड़ने की कोशिश की, बल्कि मरोड़ दिया। रसिया को एक प्रकार से अपने पर आने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। रसिया के ऊपर कुछ बहुत असर पड़ा नहीं, क्योंकि रसिया पहले से ही सतर्क था। लेकिन दुनिया के एक दो बैंक मिलकर के किस तरह का खेल खेल रहे थे और कैसे जियो पॉलिटिक्स को ये पूरा गोल्ड का पॉलिटिक्स बना दिया था। पूरा जियो पॉलिटिक्स नियंत्रित हो रहा था सोने से। लेकिन भारत को देर से ही सही पता चल गया, और फिर नरेंद्र मोदी ने चुपके से, एकदम चुपके चुपके वो काम कर दिया जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं रहे। नरेंद्र मोदी आगे कुछ कह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। कह रहे हैं सोना मत खरीदो, और कर रहे हैं कुछ और। करने से मेरा तात्पर्य ये मत समझिए कि नरेंद्र मोदी खुद सोना खरीद रहे हैं। नरेंद्र मोदी कोई सोना नहीं खरीद रहे हैं, एक तोला भी नहीं, कहीं भी नहीं। अब राहुल गांधी भले ही कहें कि भाई वो तो 10 लाख का सोने का सूट पहन रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने से एक तोला सोना भी कहीं खरीद नहीं रहे हैं। सच्चाई यही है। लेकिन तो फिर उल्टा काम क्या कर रहे हैं, और वो भी चुपके चुपके क्यों कर रहे हैं? इस पर मैं आता हूं बाद में। लेके चलता हूं 1991। आपको मालूम है, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं रेफरेंस इसलिए दे देता हूं ताकि चीजों को समझने में आसानी हो। क्या हुआ था 1991 में? 1991 में हमारा देश लगभग दिवालिया हो गया था। हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। विदेशी मुद्रा भंडार का सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमारे पास विदेशी मुद्रा रहती है, और खासतौर से डॉलर, विदेशी मुद्रा का पूरी दुनिया में बस एक ही रुपए है जिसकी हेजेमनी है, जिसका प्रभुत्व है, और वो है डॉलर। तो डॉलर अब हमारे पास बचा ही नहीं था। तो एक प्रकार से हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खाली हो गए थे। हमारे हाथ बिल्कुल खाली थे। तो हम कुछ भी बाहर से खरीद नहीं सकते थे, और अगर खरीद नहीं सकते थे तो देश चलता कैसे? अब उसमें से सिर्फ एक एग्जांपल ले लें आप, कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकता है? खाना, आपको जिंदा रखने के लिए, और बाहर निकलना, क्योंकि घर में तो आप रहेंगे नहीं। अगर चलायमान रहेंगे तभी तो कुछ बनेगा, और चलायमान के लिए क्या है? एनर्जी चाहिए। एनर्जी में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था? वही तेल, और वही गैस, वही पेट्रोलियम पदार्थ। और आप याद कीजिए, उसी दौरान पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा था, खाड़ी युद्ध हो रहा था, आपको पता है। तो खाड़ी युद्ध की वजह से फिर सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ था पूरी दुनिया में, और इसकी वजह से भारत में महंगाई बढ़ती जा रही थी, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही थी, ऑयल पुट इम्पैक्ट हो रहा था, जिसको आप डेफिसिट कहते हैं। वो डेफिसिट एक तरफ बढ़ते जा रहा था, और दूसरी तरफ उसका जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो पूरी इकोनॉमी पर पड़ते जा रहा था। और इस वजह से क्या हो रहा था कि हम जो भी आयात कर रहे थे वो महंगा आयात कर रहे थे, और हमारी महंगाई और बढ़ती जा रही थी। और हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो इम्बैलेंस था वो और बढ़ता जा रहा था, उसकी खाई बढ़ती ही जा रही थी। अब इस दोनों के बीच का डेफिसिट लगातार गहरा होता जा रहा था। एक्सपोर्ट करके हम बहुत कुछ कमा नहीं पा रहे थे, और इंपोर्ट से हम लगातार घाटे में जा रहे थे, और हमारा सर्वाइवल एक प्रकार से बड़े प्रश्न चिन्ह के घेरे में आ गया था। मतलब हमारे पास कुछ था ही नहीं, हम दिवालिया घोषित हो जाते।
दिवालिया होने का मतलब है कि दुनिया भर के कोई देश अगर कहते कि भारत को कि बोली लगाओ, हमारे सामने खड़े हो जाओ, हम तुमको खरीदेंगे। ऐसी स्थिति होती नहीं, लेकिन दिवालिया होने का तात्पर्य यही होता है। अगर कोई कंपनी दिवालिया होती है तो क्या करती है? या तो कंपनी को बंद कर देती है, तो देश को तो आप बंद नहीं कर देंगे। तो क्या करेंगे? तो बेचेंगे। तो कोई कंपनी को खरीदता है, कोई खरीदार खरीदता है, अगर उसमें पोटेंशियल देखता है तो खरीद लेता है। अब ऐसे में मान लीजिए कि कोई बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी आके कहती कि ठीक है, अब हम भारत को पैसा देते हैं, लेकिन अब भारत का जितना लोग है वो मेरे गुलाम हैं, मेरी गुलामी करेंगे। इसको कहते हैं एक देश के दिवालिया होने का मतलब। जैसे अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे ग्रीनलैंड के बारे में? क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि ग्रीनलैंड मुझे दे दो, ग्रीनलैंड की जितनी आबादी है सबको हम 1-1 लाख डॉलर में खरीद लेते हैं, सबको 1-1 लाख डॉलर देते हैं और वो अमेरिका की सदस्यता ग्रहण कर ले। पर पूरा ग्रीनलैंड अमेरिका का एक 51वां, 52वां, 53वां स्टेट हो जाए, वन ऑफ द स्टेट हो जाए। और इसके लिए कनाडा को धमकी दे रहे थे, डेनमार्क को धमकी दे रहे थे। डेनमार्क को कह रहे थे कि तुम वहां से हटो, क्योंकि डेनमार्क का थोड़ा बहुत प्रभुत्व ग्रीनलैंड पर था, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा प्रभुत्व था। तो ग्रीनलैंड को कह रहा था डोनाल्ड ट्रंप कि मैं तुम्हें सीधा खरीद लेता हूं। 1-1 लाख डॉलर का ऑफर किया एक एक नागरिक को, और कहा कि बस सारे लोग उस पर सिग्नेचर कर दो, जो हम कह रहे हैं वो मान लो। हालांकि वो बात बनी नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे देश को भी खरीदा जा सकता है। ग्रीनलैंड की बोली लगा दी डोनाल्ड ट्रंप ने, और एक व्यक्ति के, ग्रीनलैंड के एक सिटीजन की कीमत 1 लाख डॉलर रखा। बोला ये लो डॉलर, 50,000 या 60,000 टोटल ग्रीनलैंड की आबादी है, तो इतना $1,000 लो और भारत का, अमेरिका का 53वां राष्ट्र बन जाओ। क्यों ऐसा कह रहे थे? क्योंकि ग्रीनलैंड की बेचारे की अपनी कोई औकात नहीं थी। वो वैसे भी बहुत ही आइज्ड कंट्री है, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बहुत लेकिन खूबसूरत कंट्री है, छोटा सा देश है, लेकिन उसको, और वहां मिनरल्स भी हैं, आइस का भी एक अलग खेल है। उसको प्यूरिफाई करके वाटर वाटर बहुत तरह का उसका बिजनेस इकोनॉमिक्स वहां पर जुड़ा हुआ था। तात्पर्य यह, मैं रेफरेंस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मतलब अगर कोई राष्ट्र कमजोर है, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से अगर कमजोर है, तो कोई मजबूत राष्ट्र जो आर्थिक रूप से मजबूत है, सामरिक रूप से मजबूत है, वो उसको ऑक्यूपाई कर सकता है, कब्जा कर सकता है। जैसे ईरान को धमकी रोज दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि आज रात हम तुम्हें तबाह कर देंगे, तो कल सुबह तुम सूरज नहीं देख पाओगे। क्यों? क्योंकि ईरान उस तरह से मजबूत देश नहीं है, कमजोर है, लेकिन चुनौती दिए हुए है। इतने महीने से युद्ध लड़ रहा है इजराइल और अमेरिका दोनों के साथ ईरान। लेकिन चूंकि ईरान कमजोर है अमेरिका के सामने, तो अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा है। वैसी ही नौबत भारत की आजादी के बाद 1991 में आ गई थी, जब भारत के पास कुछ विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था जिस पैसे से हम भारत दुनिया भर से आयात निर्यात कर सकते। मतलब हम कोई खरीदारी नहीं कर सकते और हम दिवालिया हो गए थे। अब जो ये परिस्थिति क्यों बनी, नहीं बनी, उसके पीछे मत जाइए। अब अपने मूल मुद्दे पर आइए। तो हुआ क्या? 67 टन सोना भारत सरकार ने गिरवी रखा। कहां कहां? बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में। बैंक ऑफ रीसेटलमेंट कहां है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में रखा और इंग्लैंड में रखा। 67 टन सोना गिरवी रखा और $600 मिलियन का लोन लिया। अब एक दौर देखिए क्या था, $600 मिलियन का, उसके बदले में 67 टन सोना जो रखा गिरवी, उसके बदले में $600 मिलियन लिया। अब ये अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं थी, इंग्लैंड में भी ऐसा ही स्थिति हुआ। इंग्लैंड में तो ये स्थिति आई कि इंग्लैंड ने जो अपना सोना बेचा, इंग्लैंड के पास अपने सोने का भंडार था, तो उसको जो बेचा, उस वक्त जो वो बेचा और आज जो वो बेचा, 4 लाख करोड़ का फर्क है। कल्पना कीजिए आप, 4 लाख करोड़ रुपए इन टर्म्स ऑफ रुपीज। 1991-92 में जो इंग्लैंड ने बेचा, और अगर आज वो बेचता तो 4 लाख करोड़ का फायदा होता उनको। लेकिन उस वक्त परिस्थिति ठीक नहीं थी, तो इंग्लैंड को भी बेचना पड़ा। खैर, पूरी दुनिया की स्थिति उस वक्त वोलाटाइल हो गई थी, तो अलग अलग देशों की अलग अलग स्थिति थी। भारत की स्थिति थोड़ी दयनीय हो गई थी, बड़ा देश था। 67 टन गिरवी रख करके $600 मिलियन मिला। फिर भारत जैसे तैसे आगे बढ़ा, फिर वो हिस्ट्री बन गया, इतिहास बन गया। अब अगर आज आप पूछेंगे कि भारत का टोटल गोल्ड रिजर्व क्या है,
तो टोटल गोल्ड रिजर्व है 880 या 890 लाख 90 टन, 890 टन, जो कि लाखों लाखों किलोग्राम में होता है। जैसे 100 टन मतलब लगभग 1 लाख किलोग्राम। अब इतने किलोग्राम सोने का आपका गोल्ड रिजर्वॉयर है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि ये सभी सोना रहता कहां था। हम आजाद तो हो गए थे, इसीलिए तो कहते हैं हम आजाद तो थे। अब कंगना रनौत कहती है कि 2014 के बाद हम आजाद हुए, तो सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे साहब, आप वाकई में गुलाम थे, सच में आप गुलाम थे। क्यों? क्योंकि आपका सोना, और सोना क्या है, आपने गोल्ड को मानक बनाया हुआ है, पूरी दुनिया ने मानक बनाया है सोना को, लेन देन का मानक है, अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत कड़ी है सोना, मानक है उसका। माने अगर आपके पास इतना गोल्ड है तो इतना डॉलर है, इतना रुपया है। अब चांदी से नहीं होता, लोहा है तो कौड़ी है, टीन है तो कौड़ी है, दूसरे जो धातु हैं बॉक्साइड है तो कौड़ी है। अब अभी सिलिकॉन में बहुत सारे चिप्स आने वाले हैं, मिनरल्स, वो बहुत अभी जो रेयर अर्थ मिनरल जो है उसको लेके एक अलग कहानी है, उस पर फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन सोना कितना महत्वपूर्ण है भारतीय इकोनॉमी के लिए या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, उसको समझिए आप। तो भारत के पास जो गोल्ड रिजर्व है, उसी से डॉलर का आकलन होता है, उसी से आपकी आर्थिक शक्ति मानी जाती है। विपरीत परिस्थिति अगर आएगी तो सोने में हम कारोबार कर सकते हैं, सोने को हम बेच सकते हैं, उसके बदले में पैसा ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि हम गेहूं दे देंगे आपको, हम चावल दे देंगे आपको, हमको डॉलर दे दीजिए। तो जिनको चावल और गेहूं की जरूरत है उनसे तो हम डॉलर ले सकते हैं, लेकिन जिनको जरूरत नहीं है वो लेंगे नहीं। लेकिन गोल्ड की जरूरत सबको रहती है। क्यों? क्योंकि गोल्ड लोग खाता नहीं है, गोल्ड रिजर्व करके रखता है, कभी भी विपरीत परिस्थिति में उसको बेच सकता है, खरीद सकता है। तो वो चावल और गेहूं जैसा प्रोडक्ट नहीं है, या अन्य प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट नहीं है। इसीलिए गोल्ड की कीमत है। गोल्ड को आप अपने पास रखते हैं और जब आपको जरूरत पड़ती है वो आराम से उसको बाजार में बेच सकते हैं। अब वो महंगे दाम में या कम दाम में, ये अलग विषय है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ तो कीमत रहती है। तो भारत के पास 880 से ज्यादा टन रिजर्वॉयर है, गोल्ड का भंडार है, सोने का भंडार है, जिसमें से विदेशी मुद्रा का अगर आप आकलन करेंगे कि इस टोटल गोल्ड का हमारा जो डॉलर में अगर आप ट्रांसलेट करें तो कितना हो गया, 112 या 116, मतलब 16% की भागीदारी है विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ गोल्ड का। लगभग 112 बिलियन डॉलर मतलब अरब डॉलर का भंडार हो गया विदेशी मुद्रा भंडार, अगर एक तरफ सोना रखते हैं और एक तरफ डॉलर रखते हैं तो इसके बराबर ये कीमत हो जाती है हमारी। तो 16% के आसपास टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में आज के डेट में भारत के गोल्ड स्टॉक का, गोल्ड भंडार का हिस्सेदारी है, उसकी हिस्सेदारी है टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में। वैसे भी डॉलर है ना हमारे यहां, लेकिन इस गोल्ड की कीमत डॉलर में कितनी होगी, इतनी होगी। तो इसका मतलब टोटल विदेशी मुद्रा भंडार में हमारे गोल्ड का जो शेयर है वो इतना हो गया। तो वो कितना है? 16% है। अब ये जो 880 टन सोना है, ये सोना है कहां, था कहां? ये सोना था बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट स्विट्जरलैंड में। भारत ने न्यूयॉर्क में नहीं रखा। बहुत बहुत जगह, बहुत ऐसे ऐसे बैंक हैं जहां पर लोग सोना रखते हैं। जैसे जर्मनी का बहुत ज्यादा सोना न्यूयॉर्क के किसी बैंक में है। फ्रांस का सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी है और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में भी है। अन्य देशों का भी सोना, चाइना का भी सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में था, चाइना का भी सोना बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में था। लेकिन मोदी ने चाइना की राह पकड़ ली। अब सीन देखिए, 1991-92 जब 67 टन सोना हमने गिरवी रख करके 600 मिलियन डॉलर कर्ज लिया। उस वक्त हमारा जो गोल्ड का रिजर्व था
भंडार, उसमें से 67 टन हमने गिरवी रखा। आज हमारे यहां 880 टन था और ये लगभग सोने का रिजर्व ये बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में हम रखते थे, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मोदी ने चुपके से एक बड़ा खेल कर दिया मित्रों, बड़ा खेल। और ये आज से नहीं कर रहा है, आपने खबरें देखी होंगी इसकी, लेकिन उसके पीछे चाल क्या थी अब समझ में आ रही है। 2023 से 25 तक ये कार्रवाई चली और फिर 26 मार्च तक ये कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई। जो सोना हमने विदेशी बैंकों में, खासतौर से बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ रीसेटलमेंट में रखा था, क्यों रखा था? क्योंकि इन लोगों ने दावा क्या किया? प्रभुत्व था, ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था पूरी दुनिया में और वो सोना अपने यहां रखता था, जबरदस्ती रखता था। कहानी ये कहता था कि नहीं नहीं, हम तो सबसे सुरक्षित बैंक है, आप जब मांगोगे हम तब उसको आपको दे देंगे, हमें हमारे पास रहने दो। अब उससे उसकी ऐसे कभी कोई युद्ध हो जाए तो मान लीजिए कि वो सोना तो उसके पास है, फिजिकल इंग्लैंड में है ना वो सोना, तो नजर उसकी इस पर थी, बेईमानी थी, झूठा खेल था, लेकिन उसको मुअम्मा चढ़ाया कि नहीं नहीं, हमारा जो बैंक है उसकी प्रणाली इतनी मजबूत है कि आप हमारे यहां सोना रख दीजिए और बस कान में तेल लेके सो जाइए, भूल जाइए आप, आपके सोना के साथ कुछ भी मिलावट नहीं होगी, कुछ भी गड़बड़ी हो। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि मिलावट का भी खेल चल रहा है, वो भी मैं बताता हूं अमेरिका में। तो इंग्लैंड ने यह कहा कि मेरे यहां अगर आप सोना रखेंगे तो सुरक्षित रहेगा, बल्कि रखेंगे नहीं, ये कॉन्टिन्यूटी में हुआ। जो जो देश उनका उपनिवेश था, जहां जहां उसका प्रभुत्व था, उन सबका रखा भी। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाई फ्रांस का भी था, इटली का भी था, अन्य देशों का भी था, यूरोपियन देशों का भी था। यही कहानी तो वो गढ़ता था कि हमारे यहां देखिए भारत ने भी रखा है, चाइना भी ने भी रखा है, दुनिया के अन्य देशों ने भी रखा, आप भी रख दीजिए, तो फ्रांस भी रख देता था। लेकिन जर्मनी अमेरिका में जाके रखता था, जर्मनी का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है गोल्ड का वो अमेरिका में है, इंग्लैंड में भी रखता है वो, लेकिन अमेरिका में ज्यादा रखता था वो। अब ये कहानी हुई कि भारत ने भी अपने गोल्ड का हिस्सा जो रिजर्वॉयर है वो बना दिया इंग्लैंड में, बैंक ऑफ इंग्लैंड को। बैंक ऑफ इंग्लैंड में रहता था सोना। मोदी ने क्यों कहा कि अब ये सोना मुझे वापस कर दो? कारण क्या हुई? 2022 से ही शुरू हुआ रूस और यूक्रेन युद्ध मित्रों। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इन माफियाओं ने क्या किया? रूस को अलग थलग करने के लिए उनका जो फॉरेन गोल्ड था उसको सीज कर लिया। मतलब वो सोना वापस नहीं दे रहा था, बंद कर दिया, बोला अब तुम्हारा हम सोना ले लिए। अफगानिस्तान में कुछ बलबा हुआ, अफगानिस्तान का कुछ गोल्ड वोल्ड था, अफगानिस्तान का सीज कर लिया। ऐसे ही जहां जहां कुछ कुछ छोटे मोटे देश ने जो अपना सोना रखा था उसको डरा धमका करके उसको सोना ही उसका सीज कर लेता था। मोदी और जिनपिंग दोनों को कानों कान ये खबर लग गई, दोनों ने एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। भारत ने भी शुरू की और चाइना ने भी शुरू की, बल्कि चाइना हमसे पहले शुरू किया। भारत 2023 से कहा कि मेरा सोना वापस दे दो, और 2023 से मार्च 2026 हाल हाल तक, अब अभी मई में भी यह प्रक्रिया जारी है, तो प्रक्रिया जारी है, लेकिन लगभग 77%, 77% तो कंफर्म, और भी आगे बढ़ेगा यह आंकड़ा, 77% गोल्ड भंडार भारत ने विदेशी बैंकों से अपने यहां वापस कर लिया, अपने रिजर्व बैंक में ले आया। और रिजर्व बैंक में दो सुरक्षित जगह है, मुंबई में और नागपुर में, वहां पे ये सोने रिजर्व कर दिए गए। कानों कान किसी को खबर नहीं लगी, लगी होगी थोड़ी बहुत, कुछ मीडिया में कुछ रिपोर्टें आई थी, वो आई, लेकिन मोदी चुपके से ये काम शुरू कर दिया कि जो सोना हमारा विदेश में है वो विदेश में नहीं रहेगा। और इंग्लैंड में क्यों रहेगा, स्विट्जरलैंड में क्यों रहेगा, हम अपना सोना वापस ले लेंगे। प्रेम से, कोई झंझट किए बगैर, प्रेम प्रेम से कहा कि भाई सारा सोना मेरा वापस कर दो। 77% सोना वापस आ चुका है।
लगभग 680 टन के आसपास वापस आ चुका है। 880 टन है, तो उसमें से समझिए कि 22-23% अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास है। 194 टन के आसपास कह रहा है, जो आंकड़ा कहीं-कहीं थोड़ा तो डिफरेंस हो रहा है, लेकिन 194 टन के आसपास अभी भी सोना जो है, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में है। मई में मतलब 2026 में 104 टन सोना भारत सरकार ने वापस मंगवा लिया इंग्लैंड से, बैंक ऑफ इंग्लैंड से। मोस्टली बैंक ऑफ इंग्लैंड के ही पास भारत का सोना था। बैंक ऑफ रीसेटलमेंट के पास बहुत कम सोना था, जो स्विट्जरलैंड में है। वहां पर भारत का बहुत कम सोना था। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो भारत का सोना पड़ा हुआ था, उससे भारत ने सारा सोना अपने पास मंगवा लिया। अब इसका औचित्य क्या है? पहला औचित्य तो ये है कि जो संपत्ति आपके पोजीशन में है, वही आपका है। संपत्ति आपका लेकिन पोजीशन किसी और का, तो आपका नहीं हो सकता है। और इसका कालांतर में इतिहास क्या कहा? इतिहास कहा कि रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, इन माफियाओं ने क्या किया कि रूस का गोल्ड सीज कर लिया, उसका अकाउंट सीज कर दिया, बोला कि आप यहां से सोना नहीं निकाल सकते, मतलब आर्थिक रूप से हम तुमको परेशान कर देंगे। अगर कभी युद्ध की स्थिति आई, तो वैसी परिस्थिति में अगर ये लोग जियोपॉलिटिक्स का कोई ऐसा इक्वेशन बन जाए जो भारत के सोने को सीज कर ले, सीज करवाने की स्थिति में हो, तो वो कर सकता है। तो दूरदृष्टि अप्लाई किया और कहा कि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो पहले तो जो मेरा सोना है वो मुझे वापस कर दो, जो मैंने रखा है, होशो हवास में रखा है, हमारे और तुम्हारे बीच के एग्रीमेंट के साथ रखा है। अब आगे जो तुम लूट के ले गए हो वो अलग कहानी है। उस पर भी अभी मोदी सरकार के अंदर में कुछ चर्चा चल रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं और वहां बोलें कि भैया तुमने जो ये लूटा हम हमसे माल, उसका कहानी वापस करो। लेकिन अभी उसका समय नहीं है। सबसे पहले तो जो अपना हमने किया था पहले वो तो ले लें। तो अपना जमा हुआ सोना वहां से वापस कर लिया भारत सरकार ने। अब इसको कोई प्रचारित नहीं किया गया है। भारत सरकार ने अपना सोना अपने खाते में, अपने देश में वापस ले आया और उससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो अब और सुरक्षित हो गया। जो 16% का हमारा शेयर है वो सुरक्षित है, वरना अभी अगर इंग्लैंड के पास रहता और इंग्लैंड के साथ मान लीजिए हमारा कुछ दुश्मनी हो गया होता कुछ, क्योंकि यूएन का तो कोई मतलब नहीं है, यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं है। अब यूनाइटेड नेशन अब कुछ करने की स्थिति में नहीं है। अब चौधरी बन गया है दरोगा, चौधरी बन गया है अमेरिका। अमेरिका जो है वो जिसको कहे जो कहेगा जिसके साथ चला जाएगा, तो जाहिर है वो इंग्लैंड के साथ चला जाएगा, फिर भारत परेशान हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने ये मास्टर स्ट्रोक चला। इसी दौरान चाइना ने भी अपना सोना वापस किया। चाइना का गोल्ड स्टोर तो आप समझिए 2000-2500 टन के आसपास है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट। भारत में अगर आप सोना का जो सरकारी गोल्ड का जो खजाना है, उसके अलावा 25,000 से 50,000 टन ये अनुमान है। लोगों के घरों में जो है, मंदिरों में जो है, इसका खजाना है। तो उस हिसाब से आप कहिएगा तो भारत के पास काफी गोल्ड स्टोर है, गोल्ड का भंडार है, अगर कॉमन मैन और मंदिर ट्रस्ट वगैरह को आप जोड़ लें तो। लेकिन जो सरकारी खजाने में हमारा भंडार है, वो भी कमतर नहीं है। फिर भी भारत का पोजीशन आप देखेंगे, अमेरिका में 8,000 टन से अधिक गोल्ड स्टोरेज है, गोल्ड का भंडार है। लेकिन उसमें से कहा जा रहा है कि लगभग 50% गोल्ड जो है, उसकी क्वालिटी बड़ी इंफीरियर है। तो ये खाली नाम के 8,000 टन गोल्ड है, लेकिन 8,000 टन का गोल्ड वो है नहीं। वो मोटे तौर पर 4,000 टन का गोल्ड है। जर्मनी का 4,000 टन जो है वो अभी न्यूयॉर्क बैंक में रखा हुआ है। जर्मनी की का नंबर आता है, फिर इटली का नंबर आता है, इंग्लैंड का नंबर आता है, फ्रांस का नंबर आता है, फिर भारत का नंबर आता है, फिर चाइना का नंबर आता है और फिर भारत का नंबर आता है। इन सब देशों से बहुत पीछे है सोने के भंडार के मामले में भारत। हाँ, लेकिन अगर 25,000 से 50,000 किलो इसका भी जोड़ लेंगे, तब भी अभी ये नहीं कह सकते हैं कि भारत इन लोगों से आगे बढ़ जाएगा, इन देशों से आगे बढ़ेगा। लेकिन मोदी ने वो चुपके से काम किया। अब आप कहेंगे, अभी हंगामा हो रहा था कि भाई देखिए मोदी का ये रंगरेलिया मना ले, झूठी खबर कहीं कहीं से आ जाती है।
लेकिन मोदी राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए आगे कुछ बोल रहे हैं कि एक तो सोना खरीदो मत, और दूसरा अपने सोने को विदेश से भारत ला रहे हैं, चुपके चुपके से अपना भंडार बढ़ा रहे हैं, अपनी सामरिक हैसियत को मजबूत कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर मिसाइल इन्होंने डिप्लॉय किए हैं अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे। भारत किसी भी ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए खुद को आंतरिक रूप से मजबूत कर रहा है। इसलिए भारत का जो अपना खजाना है, अपना सोना है, उसे तो कम से कम भारत के पास होना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। तो मोदी है इस मामले में तो मुमकिन है, और हमें उम्मीद है कि बाकी जो अभी 20-23% बचा हुआ है सोना, ये भी 30% सोना, वो भी लगभग 22-23% सोना, वो भी वापस भारत के गोल्ड भंडार में आने ही वाला है या आ ही जाएगा। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की और बैंक ऑफ सेटलमेंट की दादागिरी हमारे ऊपर नहीं चलेगी और आरबीआई स्वतंत्र है। तो इकोनॉमी में अभी अगर आप कहेंगे तो थोड़ी बहुत सूझबूझ के साथ तो सरकार चल रही है, आगे देखिए होता क्या है। चुपके-चुपके मोदी ने अपना भंडार वापस ले लिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।